नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में मैं गौरीश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 to 11, जहां हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी परमानेंट प्रोविजन या डिटेल प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल 26 जनवरी 1950 के डेट में कौन सिटीजन होगा, हु बिकेम सिटीजन्स, और एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो बताया है आर्टिकल नंबर 5 to 11, जिसमें अगर कोई डोमिसाइल इंडिया का हो तो क्या कंडीशंस होंगे फॉर समवन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, for someone who first went to Pakistan then again came back for resettlement or for overseas citizens. Then हमने आर्टिकल नंबर 9 to 11 भी समझा था, जहां पर दोहरी नागरिकता यानी नो डुअल सिटीजनशिप बिल्कुल प्रतिबंधित की गई। एंड आर्टिकल नंबर 10 दैट नो रिन्यूअल्स, वंस सिटीजन ऑलवेज सिटीजन अंटिल एंड अनलेस संसद के किसी कानून द्वारा प्रभावित हो। और आर्टिकल नंबर 11 में हमने देखा था कि संविधान द्वारा संसद को अधिकृत किया गया नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून बनाने के लिए नागरिकता कैसे मिल सकती है, कैसे जा सकती है। तो इसी क्रम में दोस्तों 1955 में पहली बार संसद द्वारा लाया गया था यह कानून, सिटीजनशिप एक्ट 1955। सो आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। यह 1955 नागरिकता अधिनियम जुड़ा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से आपकी नागरिकता वापस जा सकती है, छीनी जा सकती है संविधान के लागू होने के बाद। क्योंकि संविधान के लागू होने के दिन तक तो संविधान ने प्रावधान बताए, उसके बाद कानून संसद को बनाना था। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों 5 तरीके बताए गए हैं: बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से या फिर किसी क्षेत्र के अधिग्रहण से। और नागरिकता जाने के किस प्रकार से, तो 3 तरीके: बाय रिनंशिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रिवेशन। यानी या तो स्वेच्छा से आप त्यागते हो या आपकी टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर दी जाती है आपकी नागरिकता, या फिर आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है अंडर द कंडीशन ऑफ बाय बर्थ। तो बाय बर्थ में दोस्तों डेट्स है, मतलब इस अधिनियम में कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, 7 से 8 बार समय समय पर, और प्रावधान कई बदले भी गए हैं। तो बाय बर्थ में हम देखते हैं यह बात करता है उन व्यक्तियों की जिनका जन्म भारत में हुआ हो। तो 3 डेट्स हैं। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ, तो नोट इट डाउन दोस्तों। देखा, यह बात कर रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद 1 जुलाई 1987 से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 तक तो बातें संविधान में लिखी गई हैं। आर्टिकल नंबर 5 to 11 दैट इज वाइट स्टॉकिंग फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ हो, then you will automatically be citizen of India, doesn't matter nationality of your parents। यानी आपके पेरेंट्स, माता पिता के पास किस देश की नागरिकता है यह प्रभावित या निर्भर आपको आपकी नागरिकता लेने से प्रभावित नहीं करेगा। यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ तो आप स्वतः आसानी से भारत के नागरिक बन सकते हैं। आपके माता पिता की नागरिकता यहां निर्भर नहीं करती। अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच आपका जन्म हुआ हो,
If you are born between 1st July 1987 and 3rd December 2004, then either of your parents should be citizen of India at the time of birth. यानी अगर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच आपका जन्म हुआ हो तो आपके माता या पिता में से किसी एक का आपके जन्म के वक्त भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। और ऑन एंड आफ्टर 3 दिसंबर 2004, अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ हो, then remember if both the parents are citizen of India or one of the parents is citizen and other is not an illegal migrant, यानी अगर 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद आपका जन्म भारत में हुआ हो तो या तो दोनों ही माता पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, और यदि उनमें से एक नागरिक है तो दूसरा इलीगल रूप से गैर कानूनी तरीके से प्रवेश ना किया हो भारत देश में। ठीक है, तो बाई बर्थ में यह 3 बातें हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 से 87 के बीच, 1987 से 2004 के बीच एंड आफ्टर 2004। तो पहले में यदि आपका जन्म इंडिया में हुआ इस पीरियड में तो आप स्वतः नागरिक बन जाएंगे, माता पिता की नागरिकता पर निर्भर नहीं करता। दूसरे केस में आइदर माता पिता दोनों में से कोई भी एक हो, और तीसरे केस में या तो दोनों हो या फिर यदि एक हो तो दूसरे गैर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश ना किए। आइए अब देखते हैं। अगर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फॉरेन डिप्लोमेट के आप बच्चे हुए है ना, यानी आपके माता या पिता फॉरेन डिप्लोमेट हैं, विदेशी राजदूत हैं भारत देश में, तो आप देश के नागरिक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो भारतीय नागरिक नहीं है। और यदि अगर एनिमी एलियन हुए, यानी दोस्तों फॉरेनर्स को फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस भी कहा जाता है, तो अगर शत्रु देश के हुए और वैसी जगह आपका जन्म हुआ जो शत्रु के अधिकार क्षेत्र में हुआ, तो भी नागरिक आप नहीं बन पाएंगे बाई बर्थ। तो बाई बर्थ में 2 बातें ध्यान में रखें, कब नहीं बन सकते, यदि फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे हैं आप, या फिर किसी शत्रु देश से आपके माता पिता का संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई डिसेंट यानी वंश। अब अभी तो हमने देखा कि यदि भारत में जन्म हुआ हो, लेकिन अगर जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो इस केस में भी उसी तरह से फेजेस वाइज चेंजेस। अगर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच आपका जन्म हुआ है तो योर फादर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। आपके जन्म के वक्त आपके पिता का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यदि 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म हुआ हो आपका, तो आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी अगर 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच आपका जन्म हुआ है तो माता या पिता दोनों में से कोई भी एक आपके जन्म के वक्त भारत के नागरिक होने चाहिए। और अगर 3 दिसंबर या 3 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ हो तो दोस्तों यहां ध्यान रखें, इस केस में आपको जो राजदूत, भारतीय राजदूत का जो ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जन्म के 1 साल के भीतर। और यदि डिले होता है तो फिर केंद्र सरकार से परमिशन लेने के बाद। और दोस्तों एक डिक्लेरेशन भी देना होता है कि माइनर जो जन्म लिया, जो माइनर है वो किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता। तो वंश से आप कैसे भारत के नागरिक बन सकते हैं, तो अलग अलग फेजेस में हमने देखा। अगर 1950 से 92 के बीच की बात की जाए तो आपके पिता का होना आवश्यक है भारत का नागरिक आपके जन्म के वक्त। अगर 92 से 2004 की बात की जाए तो माता या पिता में से कोई भी एक। लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो
भारतीय राजदूत जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है उस देश में, वहां जन्म के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और अगर डिले हुआ तो फिर केंद्र सरकार के मंजूरी लेने के बाद ही होता है। और एक डिक्लेरेशन भी देना होता है कि माइनर जो है वो किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता। एक और बात दोस्तों, अगर जो हमने देखा फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, आइदर ऑफ पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, यानी कि ये कहानी अगर वो बाय बर्थ आपके पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया थे, लेकिन अगर पेरेंट्स भी बाय डिसेंट हुए तो नोट इट डाउन, अगर पेरेंट्स भी बाय डिसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है तो फिर सभी केसेस में जन्म के 1 साल के अंदर ही रजिस्ट्रेशन जाकर डिप्लोमेटिक ऑफिस में करवाना होगा, अनिवार्य है। ओके दोस्तों, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण, अब जन्म की बात तो हो ही गई, लेकिन जिसका जन्म नहीं हुआ है ना भारत देश में, या मान लीजिए माता पिता नहीं नागरिक है, तो यहां एक तो एक्सेप्शन स्टार्टिंग में ही कि इलीगल माइग्रेंट ना होना चाहिए, यानी गैर कानूनी तरीके से आपने प्रवेश ना किया हो देश में। तो अलग अलग केसेस दोस्तों यहां बताया गया है कि अगर भारतीय मूल के कोई लोग हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उन्हें 7 साल 7 इयर्स रेसिडेंट रहना होगा इंडिया में, ओरिजिनल रूप से स्वयं से निवासरत 7 सालों के लिए रहना होगा, जिसमें एप्लीकेशन करने से पहले 12 महीने लगातार, ओके, 12 महीने एप्लीकेशन करने से पहले लगातार, और उससे पहले के कुल 8 सालों में 6 साल, तो ये कुल मिलाकर हो गए 7 साल। तो अगर भारतीय मूल के हैं तो 7 साल आपको लगातार रहना होगा, जिसमें एप्लीकेशन के पहले 12 महीने लगातार, और उससे पहले पूर्व के 8 सालों में कुल 6 साल, यानी कुल मिलाकर 7 साल। उसके बाद वैसे भी इंडियन ओरिजिन के लोग जो किसी और देश में निवासरत हैं, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है, who are ordinarily resident in any country or place outside undivided India, यानी वो अनडिवाइडेड एरिया का पार्ट नहीं रहा हो, ऐसे किसी देश में वो रह रहे हो, उनके लिए, या फिर persons who are married to citizen of India and ordinarily resident in India for 7 years, यानी जो विदेशी भारतीय से शादी करते हैं तो 7 साल कम से कम वो भी निवासरत हो देश में, या फिर माइनर सिटीजन्स जिसके बोथ द पेरेंट्स सिटीजन हैं, तो वो माइनर चिल्ड्रन वो भी बन सकते हैं। तो इन सभी केसेस में दोस्तों रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ओके, अब एक बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो भारतीय मूल का व्यक्ति कौन कहलाएगा? तो या तो वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ हो, या वैसे क्षेत्र में जन्म हुआ हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना हो। गॉट इट? यानी या तो अविभाजित भारत में ही जन्म हुआ था उनका, या वैसे क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 यानी विभाजन के बाद भारत का अंग बने हो, वैसे क्षेत्रों में जो लोग अगर जन्म हुआ है उनको भारतीय मूल का कहा जाता है, और ये किसी अन्य देश में रह रहे हो तो ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से भारत की नागरिकता मिल सकती है इन्हें। Further, persons of full age and capacity can also acquire Indian citizenship. अन्य वैसे लोग भी जो बिल्कुल ही एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए, वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिक बन सकते हैं। कैसे? तो आइदर बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी अगर उनके पेरेंट्स भी रजिस्टर्ड है सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में, और either of the parents were earlier citizen of independent India and residing in India for 1 year immediately before application, यानी पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रहे हो पेरेंट्स, और वह
1 साल यानी 12 महीने से लगातार इंडिया में रह रहा हो अप्लाई करने से पहले। और वैसे लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो 1 साल से मतलब लगातार रहे एप्लीकेशन देने से पहले और 5 साल पूर्व में निवासरत रहे हो। तो ध्यान में रखें, जो लोग रजिस्टर्ड हैं एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोस्तों इन्हें ओसीआई कार्ड होल्डर्स कहा जाता है। हम लोग सेपरेट लेक्चर में ओसीआई के बारे में, एनआरआई के बारे में, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एलएम सिंघवी कमेटी, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से समय के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर रह रहे लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान किए थे, सिटीजनशिप के कुछ बेनिफिट्स दिए थे, है ना। अभी आप यही समझे कि जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में रजिस्टर्ड है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, उनका 5 साल रहना अनिवार्य है, ठीक है। तो इन सारे ही कैटेगरीज के लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत के नागरिक बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजन बनने से पहले इन्हें सबको ओथ ऑफ एलिगेंस लेना होता है, यानी सत्य और निष्ठा की शपथ, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति सत्य और निष्ठा की शपथ लेते हैं ये सभी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के थ्रू देश के नागरिक बनते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बाय नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट may on application grant certificate of naturalization any person but should not be illegal migrant, यानी सरकार एप्लीकेशन पर कंसीडर करके प्राकृतिक रूप से नागरिकता का सर्टिफिकेट प्रदान कर सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जिस तरह से रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और he should be resident in India for 12 years, my friends। रजिस्ट्रेशन में हमने देखा था अलग अलग केसेस थे, बट ओरिजिन इंडियन ओरिजिन या फिर मैरिज के केस में 7 इयर्स की बात की गई थी, और ओसीआई कार्ड होल्डर्स हो तो 5 इयर्स की बात। यहां 12 इयर्स होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, यानी एप्लीकेशन के पहले 12 महीने लगातार, और उससे पहले लास्ट 14 इयर्स में 11 साल, यानी 11 साल पिछले 14 सालों में और प्लस ये 12 महीने का 1 साल, कुल मिलाकर नेचुरलाइजेशन के केस में 12 इयर्स रेसिडेंट होना कंपलसरी है। इसके अलावा पर्सन शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, और 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में जहां भाषाओं की बात है तो उसमें किसी वन ऑफ द लैंग्वेजेस में वो उसका एडिक्वेट नॉलेज होना, उसमें सक्षम रूप से जानकारी होना आवश्यक है, और should not be citizen of such countries जहां citizens of India are prevented from becoming subjects or citizens of that country by naturalization, यानी उस देश के नागरिक ना होना जहां पर भारतीय नागरिकों का प्राकृतिक रूप से नागरिक बन पाना प्रतिबंधित है, और अगर किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो इंडियन नागरिकता प्राप्त करने से पहले उन्हें उस देश की नागरिकता छोड़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा इंटेंड्स टू रेसाइड इन इंडिया और कंटिन्यू द सर्विस ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रूप यानी नेचुरलाइजेशन से नागरिक बना जा सकता है। ध्यान रखें, 12 साल का रेसिडेंट होना, निवासरत होना इंपॉर्टेंट है।
जो भी हमने नियम पढ़ा अभी, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लैंड सर्टिफिकेट, तो चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के सारे या कुछ कंडीशंस को हटा सकती है यदि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पर्सन जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी योगदान दिया हो, महत्वपूर्ण योगदान दिया हो इंटरनेशनल पीस, फिलोसफी, साइंस, आर्ट, लिटरेचर के फील्ड्स में। जैसा रजिस्ट्रेशन में हमने समझा, यहाँ भी जो भी सिटीजन्स बनते हैं इस प्रक्रिया से उन्हें ओथ ऑफ एलिगेंस यानी सत्य और निष्ठा की शपथ लेनी होती है संविधान के प्रति। नाउ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर कोई क्षेत्र जो भारत का अंग नहीं था वह भारत का हिस्सा बनता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई कर सकती है विद ऑर्डर से, ऑर्डर निकालकर गजेट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइंग द डेट ऑल्सो नोटिफाइंग फ्रॉम विच कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये थी बात कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं भारत की नागरिकता कैसे जा सकती है। सबसे पहला रिनंशिएशन, यानी दोस्तों स्वेच्छा, अपनी इच्छा से आपने नागरिकता को त्यागा। जैसे दोस्तों हो सकता है किसी अन्य देश में आप रह रहे थे और आपने अपनी इच्छा से उस देश की नागरिकता प्राप्त की, तो आपने इन्फॉर्म करके स्वेच्छा से ये डिक्लेयर किया कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूं। ठीक है, बट सच डिक्लेरेशन शुड नॉट बी मेड ड्यूरिंग वॉर। अगर वॉर फेज है उस वक्त तक के लिए वो होल्ड में रहेगा, उसके बाद गवर्नमेंट जैसा डिसीजन ले। बट इंपॉर्टेंट, अगर पर्सन की नागरिकता चली जाती है तो जो माइनर चाइल्ड होंगे वो भी नागरिक नहीं रह जाते। हाँ, जब वो 18 साल के होने वाले होते हैं तो 1 साल के अंदर वो चाहें तो भारतीय नागरिकता वापस रिज्यूम कर सकते हैं अप्लाई करके। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों टर्मिनेशन यानी बर्खास्त हो जाना। आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया गया। कब? यदि आपने अपनी इच्छा से किसी देश के नागरिक बन गए, knowingly that too without any pressure, तो अगर आपने इन्फॉर्म नहीं भी किया स्वतः आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहां भी ध्यान दें, वॉर के सिचुएशंस में ये अप्लाई नहीं होता। लास्ट द थर्ड कंडीशन डेप्रीवेशन, यानी आपकी नागरिकता से आप वंचित हो जाते हैं, छीन ली जाती है, उसे कहते हैं डेप्रीवेशन, वंचित हो जाना। अगर गवर्नमेंट ये पाती है कि आपने फ्रॉड तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सिटीजनशिप ली थी, या आपने संविधान का अनादर किया, आपने शत्रु की मदद की वॉर के समय, आप किसी अन्य देश में 2 साल से ज्यादा जेल में रहे विद इन 5 ईयर्स, जब आपने अगर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से नागरिकता ली थी तो 5 साल के अंदर किसी अन्य देश में 2 साल के लिए आपको जेल हो गया, या फिर 7 साल से ज्यादा आप किसी अन्य देश में लगातार रह रहे हो विद द एक्सेप्शंस स्टूडेंट्स या गवर्नमेंट के किसी जॉब पे रिप्रेजेंटेटिव है आप, या फिर आपने इंडियन एम्बेसी डिप्लोमेटिक ऑफिस पर इन्फॉर्म कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि आप अन्य कुछ और ड्यूरेशन के लिए वहां रहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हमने आज समझा कि किन 5 प्रकारों से देश की नागरिकता मिल सकती है और कैसे देश की नागरिकता जा सकती है नागरिकता अधिनियम 1955। आई होप सारी बात आपको क्लियर समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें। सारथी गुरुकुल इज ऑलवेज विथ यू। हमारा एम है आपको सक्सेस तक पहुंचाना। तो इस केस में आप कभी भी हमसे कांटेक्ट करना चाहें बिल्कुल फ्री फील करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।